नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस मौके पर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर जानकारी साझा की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। और 195 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन, इस तरह के लोन थे। और इसमें से जो अधिकांश लोन थे वो जीएडी के क्वार्टर बनाने के लिए, अर्थात राज्य सरकार की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से ऑफ बजट लोन, बजट से अलग करके उस लोन को लिया गया था। और 5 सालों में उस लोन को पटाने की दिशा में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। इसके कारण से मार्च 2025 की स्थिति में 735 करोड़ रुपए की लोन की स्थिति बनी हुई थी, बकाया थी। जो टोटल लोन 800 करोड़ 195 करोड़ रुपए का था। और हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्था जो डिपॉजिट काम तो गिने चुने करती है, मूल रूप से स्ववित्त पोषित प्रोग्राम करती है, प्रोजेक्ट करती है कि वो अपने तरीके से फंड रेज करती है और फंड रेज करने के पश्चात वो अलग अलग तरीके से उसको प्रोजेक्ट्स को करती है। सरकार के बजट पर आधारित डिपॉजिट वर्क करना, जैसे पीडब्ल्यूडी या आरईएस या पीएमजीएसवाई करते हैं, ऐसा उसका काम नहीं रहता। नए नए तरीके से इनोवेशन करके कामों को आगे बढ़ाना, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना उद्देश्य रहता है हाउसिंग बोर्ड का। और इतना बड़ा लोन जब 735 करोड़ रुपए का लोन बकाया था तो स्थिति बहुत ही ज्यादा दिक्कतों वाली थी। इस पर इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चुनौती थी, जो विरासत में हाउसिंग बोर्ड हमको 5 साल के कांग्रेस के कुशासन के बाद मिला था, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी कि 3200 से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां लंबे समय से अविकृत थी, उनकी बिक्री नहीं हुई थी। 3200 से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियां लंबे समय से अविकृत थी। रख रखाव पर इसके कारण अतिरिक्त व्यय भार हो रहा था, स्थिति और उन बिल्डिंगों की स्थिति जर्जर हो रही थी और तरह तरह की समस्याएं पैदा हो रही थी, आप जानते हैं। और ओवरऑल हाउसिंग बोर्ड की क्रेडिबिलिटी भी उससे काफी खराब हो गई थी। इस पर जो हमारी सरकार आते ही हमारी सरकार ने जो बड़ा निर्णय किया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो बड़ा निर्णय किया, वो वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट के माध्यम से 735 करोड़ रुपए के मेजर लोन अमाउंट जो हाउसिंग बोर्ड पर चढ़ा हुआ था, स्टेट गारंटी पर था और ज्यादा ब्याज भी लग रहा था, तो उस पर हमने उस लोन को चुकाने का निर्णय लिया। और लोन को आरबीआई से हमने लोन लेकर के हाउसिंग बोर्ड को लोन मुक्त किया। इससे ब्याज की भी राशि बची और हाउसिंग बोर्ड को इस बड़े ऋण भार से मुक्ति दिलाने का काम किया गया। एक मेजर सबसे बड़ा बुनियाद था, जिसके बुनियाद पे जिस नींव की बुनियाद पर हाउसिंग बोर्ड अच्छे तरीके से आज आगे बढ़ पाने की स्थिति में आया है। इसके पश्चात चलो बस इसके अलावा जो मेजर रिफॉर्म करते हुए जो प्रमुख प्रयास किया गया वो OTS 2 की योजना थी, वन टाइम सेटलमेंट की योजना थी, जो 19 जनवरी 2025 को हमारे कैबिनेट में लाया गया। उसके प्रस्ताव को विभाग के द्वारा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम हाउसिंग बोर्ड में लाया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक समय से अविकृत संपत्तियों के मूल्य में 30% तक छूट अलग अलग कैटेगरी वाइज करके ये दिया जाएगा। और उसके बेसिस पे ऐसा नहीं कि उसी रेट पे किसी को भी दिया जा सकता है। उस जो छूट की बात की जाती है वो बेस प्राइस में उतना माइनस किया जाएगा और बिडिंग होगी, टेंडर होगा और बिडिंग के माध्यम से जो भी जितना टेंडर डालेगा उसके आधार पर फिर उसकी बुकिंग होगी। तो बेस प्राइस पर 30% की छूट और उसके बाद बिडिंग के आधार पर परिसंपत्ति को बेचने का काम हाउसिंग बोर्ड करेगी। ये OTS 2 में थी। और OTS 2 में ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से अनुराग जी के नेतृत्व में, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में अच्छे से काम किया गया और उसी का परिणाम रहा कि OTS 2 को जबरदस्त जनता का प्रतिसाद मिला। और OTS 1 में जैसे टोटल जो टाइम ड्यूरेशन था वो 3 वर्ष का था और 3 वर्षों में 2591 परिसंपत्तियों का बिक्री कर पाई थी हाउसिंग बोर्ड। वहीं OTS 2 के मात्र 9 माह में 3219 परिसंपत्तियों की बिक्री कर पाई। और 3 वर्षों में जहां OTS 1 में कुल 88 करोड़ रुपए के
घरों की बिक्री हाउसिंग बोर्ड ने किया था। 9 माह की OTS 2 में 190 करोड़, लगभग डबल से भी ज्यादा की OTS 2 में प्रतिशत ला पाने में हाउसिंग बोर्ड सफल रहा, जो आप देख सकते हैं डेटा के माध्यम से कि OTS 2 जबरदस्त तरीके से सफल रहा। अनुराग जी के नेतृत्व में और अवनीश सनल जी के प्रशासनिक नेतृत्व में ये संपन्न हुआ। इसी तरह से जो बड़ा रिफॉर्म किया गया, पॉलिसीगत रिफॉर्म किया गया, हमारी सरकार आते ही मैंने विभाग की ओर से हाउसिंग बोर्ड को लगातार ये कहा कि भाई आप लोगों की जो परिसंपत्ति बन जाती है, बिकती नहीं है, सालों तक पड़ी रहती है, 10-10 साल बाद उसमें OTS लाना पड़ता है, छूट देनी पड़ती है, इस तरह की स्थितियां जो निर्मित होती हैं, उस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो, इसके लिए पॉलिसीगत रिफॉर्म, नीतिगत सुधार करें, ये विशेष रूप से हम लोगों ने फोकस किया। और हमारी पूरी टीम का ये परिणाम रहा कि हमें बहुत ही बढ़िया क्राइटेरिया ला पाने में सफल रहे कि अब हाउसिंग बोर्ड के किसी भी प्रस्तावित परियोजना में तब तक टेंडर नहीं किया जाता जब तक 60% बुकिंग ना हो जाए या प्रथम 3 माह में 30% का पंजीयन प्राप्त होने के ना हो जाए। प्रथम 3 माह में अगर 30% बुकिंग हो गई या 4 महीना 5 महीना जितने भी दिन में 60% बुकिंग हो गई, तब वहां पे बनाने का काम किया जाता है। तो इससे जबरदस्ती बन गया, बिना डिमांड के बन गया, कोई अपने निहित उद्देश्य के लिए जबरदस्ती कंस्ट्रक्शन करा लिया और उस प्रॉपर्टी की बिक्री ना हो रही हो, ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, ये एक नेक नियत के साथ सरकार द्वारा लिया गया बहुत ही बड़ा नीतिगत निर्णय था, जिससे मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जो OTS लाना पड़ता है, बिकता नहीं है, उसके मेंटेनेंस के इशू होते हैं, जब कोई खरीदता है जाकर देखता है तो टूटा फूटा है, इस तरह की जो स्थितियां निर्मित होती थी, उस तरह की स्थितियों से हम बच पाने में सफल होंगे। ये बड़ा ही नीतिगत सुधार हाउसिंग बोर्ड के हिस्ट्री के हिसाब से कहा जा सकता है। इसके अलावा जो ओवरऑल जो परिसंपत्ति को बेचने में सफल हुआ है हाउसिंग बोर्ड, उसमें आप देख सकते हैं कि 2019 से 2023 के बीच में जो नंबर यूनिट्स जो अलॉटेड किए गए टोटल परिसंपत्तियों का, वो 1559 था, जबकि 2024-25 का जो एवरेज है पर प्रत्येक वर्ष का वो 2204 है, जो आने वाले वर्षों में बहुत ही तेज गति से बढ़ेगा। जिस तरह की बुनियाद अभी आवास मेला और सबके माध्यम से की गई है और बहुत तेज गति से बढ़ेगा। 2019 से 2023 के बीच में एवरेज ऑन एन ईयर एवरी ईयर 272 करोड़ की प्रॉपर्टी डिस्पोज कर पाती थी हाउसिंग बोर्ड। अभी पिछले 2 सालों से 455 करोड़ रुपए की हाउस की प्रॉपर्टी बेच पाने में सफल हुई है, जो हाउसिंग बोर्ड का मूल दायित्व है, मूल काम है। पिछले विगत 2 वर्षों में जो प्रारंभ की गई योजनाएं हैं, 2024 में 6 परियोजनाएं लाई गई, वहीं 2025 में 72 नई परियोजनाएं लाई गई हैं और 15,000 से ज्यादा भवनों के निर्माण करने का काम, 2,800 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने का काम हाउसिंग बोर्ड ने 2025 के गोल्डन ईयर में किया है और इसका परिणाम आने वाले समय में मिडिल क्लास के अच्छे हाउसिंग के रूप में प्राप्त होगा। इसके अलावा जो राज्य स्तरीय आवास मेला है, जो राज्य स्तरीय आवास मेला है, उसका आयोजन 23 से 26 नवंबर के बीच में BTI ग्राउंड शंकर नगर में आयोजित किया गया। आप में से बहुत सारे साथी वहां पर भी उपस्थित हुए थे और आप सब ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से ये हाउसिंग मेला बहुत ही जबरदस्त तरीके से सफल हुआ और इसमें 26 जिलों में 56 नई परियोजनाएं लॉन्च की गई। 2000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं हाउसिंग बोर्ड ने लॉन्च किया और इसको जबरदस्त प्रतिसाद मिला उसी मेले में ही। वो जो पहले 23 से 26 तक डेट एक्सटेंड भी किए थे ना, एक दिन का डेट एक्सटेंड भी किया गया था जबरदस्त प्रतिसाद को देखते हुए। तो मेले में कुल 1477 प्रॉपर्टियों की बुकिंग हुई और 350 वित्तीय रूप से अगर कहें तो 305 करोड़ रुपए की बुकिंग प्राप्त हुई केवल आवास मेला के 23, 24, 25, 26, 27 5 दिनों में ही 305 करोड़ रुपए की बुकिंग हाउसिंग बोर्ड को प्राप्त हुई। ये राज्य स्तरीय मेला जबरदस्त तरीके से सफल हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो हाउसिंग बोर्ड आवास मेला में जो प्रोजेक्ट ला पाने में सफल हुआ है, उसमें जो मैदानी जिले जो तुलनात्मक रूप से सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ज्यादा विकसित जिले हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा सुदूर सरगुजा क्षेत्र के भी जिलों को आप देख सकते हैं। सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर जैसे क्षेत्र भी हैं। इसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा
जैसे जगहों पर भी हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट ला पाने में सफल हुआ है और प्रदेश के 35 प्रशासनिक जिलों में से 26 जिलों में हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट ला पाने में सफल हुआ है। 55 स्थानों पर प्रोजेक्ट लाए गए हैं और 2060 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लाए गए हैं। और इसमें जो जिले आपको बचे हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ महीनों के भीतर उन सारे जिलों में भी हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट ला पाने में सफल होगा। उनकी योजना में ये शामिल है कि चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो बीजापुर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, चाहे जगदलपुर हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे नारायणपुर हो, चाहे सुकमा हो, इन सब जिलों में भी हाउसिंग बोर्ड अपना प्रोजेक्ट लाएगा ताकि लोअर मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास को जो हाउसिंग की जरूरतें हैं उसे पूरा कर पाएंगे। इसी तरह से जो मंडल द्वारा अनेक टेक्नोलॉजी आधारित तकनीकों का प्रयोग करते हुए भी अनेक रिफॉर्म किए गए, प्रोसीजरल भी बहुत सारे प्रक्रियात्मक सुधार भी किए गए। जैसे रजिस्ट्री के साथ साथ ही परिसंपत्ति का भौतिक आधिपत्य देना। कई बार हो जाता था बुकिंग हो गई, ऑर्डर हो गया, पैसा मिल गया, उसके बाद भी कई बार भौतिक आधिपत्य जो फिजिकल पोजीशन होता है कि कस्टमर आया और उसको सब प्रक्रिया पूरी हो गई, रजिस्ट्री हो गई, तो उसको जो आधिपत्य देना होता है, कब्जे में देना होता है, वो प्रक्रिया बहुत लेट होता था, बार बार उसको चक्कर लगाना पड़ता था। कई बार लोग केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ले लेते थे, खुद ही ध्यान नहीं रहता था उनको कि जल्दी पोजीशन लें, कोई किराएदार खोजते रहते थे, ऐसे भी लोग रहते थे। कई बार कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिले किया जाता था और कई बार हाउसिंग बोर्ड भी कई जगह इनएफिशिएंसी का टाइमली दे नहीं पाती थी, उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इसको अब तत्काल रजिस्ट्री के साथ फिजिकल पोजीशन देना है, ये प्रैक्टिस हाउसिंग बोर्ड ने नया प्रैक्टिस चालू किया है। इससे बाद में पता चला कि 1-2 साल तक पोजीशन नहीं हुआ है, 1-2 साल बाद आदमी पोजीशन लेने जा रहा है, पता चला कोई टूट फूट गया है, उसके कारण फिर भटक रहा है। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हो, इसके लिए बड़ा प्रोफेशनल डिसीजन हाउसिंग बोर्ड ने लिया है। दूसरा जो बड़ा रिफॉर्म है धारणाधिकार और भू उपयोग में संशोधन। ये टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर मैं इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे। तो जो धारणाधिकार भू उपयोग है, जैसे क्या होता था कि पहले कलेक्टर ने जमीन आवंटित कर दी हाउसिंग बोर्ड को, हाउसिंग बोर्ड ने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट बना के लोगों को टेंडर करके बिडिंग करके बेच भी दिया, लोग उसे खरीद भी लिए, वहां पर अब जाके रह भी रहे हैं। अब पता चला कि उसको अब फ्री होल्ड कराना है, फ्री होल्ड कराना है, मान लीजिए उसको, तो फ्री होल्ड कराना है। तब पता चलता था सामने वाले को कि ये जमीन तो एग्रीकल्चरल लैंड है, मतलब उसका जो डायवर्सन होना था, व्यापवर्तन होना था राजस्व विभाग की MPLRC CGLRC में जो प्रावधान है सेक्शन शायद 172 में, उसके तहत जो डायवर्सन कराना होता है, तो डायवर्सन की प्रक्रिया नहीं हुई रहती थी, जिससे कारण लोग बहुत परेशान होते थे। अब उसको फ्री होल्ड कराना है तो पहले जमीन को डायवर्सन कराना पड़ेगा, डायवर्सन को उसको शुल्क देना पड़ेगा। कायदे से ये काम हाउसिंग बोर्ड का था। अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, अगर भूमि का उपयोग कृषि है, तो कृषि से आवासीय भू उपयोग करना यह हाउसिंग बोर्ड की जिम्मेदारी थी। और वर्षों पहले उन्होंने डायवर्सन नहीं कराया और उसका परिणाम कस्टमर को भुगतना पड़ता था, आम जनता को भुगतना पड़ता था और वो लोग भुगते रहते थे। तो इसमें हमने एक साथ कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर गए और कैबिनेट में बड़ा पॉलिसीगत निर्णय लिया गया कि जो ऑलरेडी हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट करके लोगों को बेच चुकी है और वहां पर उनको फ्री होल्ड कराने में डायवर्सन का इश्यू आ रहा है, तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। उसका जो भू उपयोग है उसको अपने आप सरकार ने निर्णय लिया कि कृषि भले भू उपयोग हो, उसको आवासीय माना गया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आवास बन गया था, ऑलरेडी लोग रह रहे थे। हाउसिंग बोर्ड को पहले डायवर्सन करा लेना था, तो उसको अपने आप आवासीय उसका भू उपयोग कर दिया गया ताकि आसानी से लोग फ्री होल्ड करा सके। और फ्री होल्ड कराते समय न उनको डायवर्सन के प्रोसेस से गुजरना पड़े, ना ऑफिसों के चक्कर काटने पड़े, ना ही डायवर्सन का कोई शुल्क देना पड़े। ये भी एक मेजर रिफॉर्म कह सकते हैं जो पिछले 2 सालों के दौरान हाउसिंग बोर्ड ने एक अच्छा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ये लिया है। ये कैबिनेट में जाकर के हमने ये निर्णय कराया था। इसी तरह से जो अलाटी पोर्टल का भी निर्माण किया गया है, इसमें आवंटी पोर्टल के माध्यम से जो भी संपत्ति से संबंधित जानकारी है, बुकिंग है, कुछ भी चीज एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बना करके ऑनलाइन पूरी व्यवस्था दी गई। कोई भी व्यक्ति घर बैठे भी ऑनलाइन सारी एक्टिविटी को कर सके, इस दिशा में प्रयास हाउसिंग बोर्ड ने किया है। इसी तरह से विक्रय अनापत्ति प्रमाण पत्र होता था, जैसे किसी भी जगह पे कोई आदमी बेचने जा रहा है तो उसको अलग अलग प्रकार से बहुत सारे अनापत्ति लेने पड़ते थे, तो उस पूरी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन करने का काम किया गया है।
इसी तरह से रख रखाव की राशि को भुगतान करना हो, इस सब के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था की गई है। आज डिजिटल इंडिया के युग में ये सब करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों के जीवन में सुविधाएं लाई जा सकें, लोगों का ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाया जा सके। इसी तरह से विशेष रूप से मैं जिक्र करना चाहूंगा अनुराग जी का। अनुराग जी ने बड़े इंटरेस्ट के साथ एआई चैट बोर्ड की सुविधा को हाउसिंग बोर्ड में प्रमोट किया है, और एआई चैट बोर्ड के माध्यम से आप कोई भी प्रॉपर्टी आप मान लीजिए खरीदना चाह रहे हैं, कहां पर प्रोजेक्ट है नहीं है, कितने पैसे का है, किस साइज का है, एलआईजी है, एमआईजी है, एचआईजी है, कुछ भी आप पूछना चाहें तो एआई चैट बोर्ड एआई बेस्ड टूल होता है, आप सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल होता है, और उसके कारण से उसमें जो एआई चैट बोर्ड होता है उसमें आप क्वेरी कर सकते हैं ऑटोमेटिक, और उसके लिए किसी ऑफिस में किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। कहां कहां प्रोजेक्ट हैं, क्या दंतेवाड़ा में कोई प्रोजेक्ट है तो कहां पर है, कितने किस साइज का है, किस रेट का है, कितनी बुकिंग हो सकता है, यू कैन आस्क एनीथिंग बाय एआई चैट बोर्ड। तो ये चैट बोर्ड पर अनुराग जी ने प्रारंभ कराया है, इससे लोगों को बहुत आसानी होती है, और हाउसिंग बोर्ड को भी लोगों कस्टमर फ्रेंडली बनकर काम करने में आसानी होती है। मार्गदर्शन और व्यक्तिगत सुझाव देना, खरीदारों को मनचाही संपत्ति खरीदने में सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है, और ये सारी चीजें त्वरित समाधान के लिए भी डिजिटल टूल्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया है। इसके अलावा जल प्रदाय शुल्क या जो भी शुल्क देना होता है हाउसिंग बोर्ड में जो रह रहे लोग होते हैं, उनको कई बार कलेक्शन करने ही कोई नहीं जाता, और कई कारणों से पेंडिंग चला रहा था बहुत सारा राशि। तभी 31 मार्च 2026 तक के लिए हाउसिंग बोर्ड ने प्रावधान किया है कि जो भी सरचार्ज हैं, जल प्रदाय शुल्क हैं, उन सब में अगर कोई एक मुश्त पुराना पेंडिंग को अगर जमा करता है तो 50% छूट 31 मार्च 2026 तक दी जाएगी। तो कस्टमर के लिए भी सुविधाजनक होता है, और इससे रेवेन्यू भी आ जाता है। रेवेन्यू खड़ा है, किसी व्यक्ति से लेना है, और अगर डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक रहता है हाउसिंग बोर्ड के लिए भी। तो इसलिए अनुराग जी की पूरी टीम ने शायद लास्ट वीक ही परसों ही इन्होंने निर्णय लिया कि 50% की छूट देंगे, और ब्याज की जो राशि उसमें जोड़ी जाती है उसमें भी 50% की छूट देंगे। तो बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया जिससे लोगों को भी इजी हो और हाउसिंग बोर्ड को भी पैसा मिल जाए टाइमली। तो एक अच्छा निर्णय प्रोफेशनल ढंग से हाउसिंग बोर्ड ने नागरिक केंद्रित ढंग से लिया है। रायपुर विकास प्राधिकरण कोई ज्यादा विषय नहीं है, कुछ 2-3 विषयों को मैं रखना चाहूंगा कि एक अभी जो हाउसिंग बोर्ड आरडीए रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक बड़ा काम कर रही है डिपॉजिट वर्क के रूप में हथकरघा ग्रामोद्योग के लिए ये बना रही है। आज ये बेसिकली नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि प्रत्येक राज्य को पीएम एकता मॉल बनाने के लिए सेंट्रल से सहयोग कर रहे हैं, ताकि प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को इस मॉल में बेचा जा सके। और कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है तो उसको छत्तीसगढ़ की स्थानीय उत्पाद अगर खरीदना चाहता है तो उसको आसानी से मिल सके। ये काम अभी तेजी के साथ रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी डिपॉजिट वर्क के रूप में ग्रामोद्योग विभाग के लिए कर रहा है। इसी तरह से जो यहाँ पर रीडेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट एक रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने हाथ में ले रहा है। वो टिकरापाड़ा का है, बहुत सालों से जब मैं नगर निगम आयुक्त हुआ करता 2010-11 में, तब से प्रोजेक्ट की चर्चा होती है। इस प्रोजेक्ट को अभी तेजी से रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आदरणीय नंदे हमारे नंद कुमार साहू जी हमारे के माध्यम से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये मैं मानता हूं कि आप सबको याद होगा वो जो तालाब है ना अपना, कौन सा तालाब बोलते हैं उसको, कालीबाड़ी के पास नरैया तालाब, जहां हम लोग नगर निगम रहते हुए बहुत खुदाई करा, नरैया तालाब के पास बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। तो अब वहां पे जो बेचारे सफाई कर्मचारी हमारे साथी लोग रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट का बन पाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली की भी शुरुआत आदरणीय नंदे भैया के नेतृत्व में और हमारे आकाश जी के मेहनत से ये तैयार किया गया। पहली बार ये आरडीए में हो पाया है कि ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली पहले सब कुछ मैनुअल करना पड़ता था, तो उसके जगह ऑनलाइन पूरी सिस्टम इन्होंने नंदे भैया ने और आकाश जी ने डेवलप किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें बहुत सारे कामों के लिए आरडीए को रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को एजेंसी बनाया गया था। लगभग 4000 आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य था रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास, जिसमें से 3300 आवासों का आधिपत्य बहुत तेजी से प्रयास करके आदरणीय नंदे भैया के नेतृत्व में और आकाश जी के प्रशासनिक कौशल से संपन्न किया गया है। 2018 से 2023 के बीच में
1235 प्रधानमंत्री आवास का आधिपत्य दिया गया था पूरे 5 साल में पिछली सरकार में। अभी केवल 2 साल में 2023 से 2025 में उससे लगभग 2 गुना 2100 लगभग आवासों का आधिपत्य दिया जा चुका है। तो इस तेजी से कहा ऐसे रंदे भैया ने इसमें आगे बढ़ने का काम किया है। पर्यावरण संरक्षण मंडल की दृष्टि से मैं 4-5 महत्वपूर्ण बिंदुओं को उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे एक बड़ा इनिशिएटिव जो राजू जी ने और पहले के मेंबर सेक्रेटरी साहब ने और हमारे सेक्रेटरी अंकित जी ने जो लिया है वो मोबाइल एनवायरमेंटल लैब का निर्माण है। इसमें बहुत ही अत्याधुनिक लैब है और इसमें 26 प्रकार के अत्याधुनिक उपकरण लगे हैं और इसमें पर्यावरण के जो टेस्ट होते हैं उसमें 50 से ज्यादा प्रकार के टेस्ट इस मोबाइल लैब में किए जा सकते हैं। तो इसको अलग अलग जगह ले जा करके टेस्ट करने का काम किया जाता है और अप्रैल 2024 में इसको हमारी सरकार आने के बाद इस इनिशिएटिव को हमने लिया और राज्य के 155 प्रमुख औद्योगिक स्थलों का सफल निरीक्षण अभी तक किया गया है। तो एक अच्छी पहल है जिसके माध्यम से आसानी से ये हो रहा है और बड़ा इफेक्टिव भी है। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये जीपीएस स्थापित करके फ्लाई एश का बहुत विषय आता रहता है हमारे प्रदेश में क्योंकि पावर प्लांट्स बहुत ज्यादा हैं। तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए बोर्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। राजू जी ने और अंकित जी ने बड़ा मेहनत करके इसको स्थापित करने का काम किया है। पूरा जीपीएस सिस्टम उन्होंने स्टार्ट कराया है और इसमें लगभग 12,000 वाहन चालक और 991 लोगों को जोड़ा गया है। 4,269 वाहनों का ट्रैकिंग इस दौरान किया गया। अभी कुछ मई 25 के बाद ही ये चालू हो पाया है। हमारी सरकार आने के बाद ही हमने प्रयास किया है। तो इसके माध्यम से कि जैसे कई बार होता है ना कि खदान जहां पे फ्लाई एश को डिस्पोज करना होता है वहां तक न ले जाकर के किसी खेत में छोड़ दिया, कहीं पे छोड़ दिया, इस तरह वो बाद में उड़ रहा है गर्मी में, इस तरह की जो बड़ी समस्या आती है उसके निराकरण के लिए ये जीपीएस सिस्टम को विभाग ने एनवायरमेंट बोर्ड ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये ऑनलाइन कंटिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रदेश के औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने की दृष्टि से। मैं जब कलेक्टर होता था तब भी इस तरह के एडवांस सिस्टम की चर्चा में सुनता रहता था ताकि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करके एक्यूआई को इंप्रूव किया जा सके, एयर क्वालिटी इंडेक्स को। तो इसके बारे में मैं बस थोड़ा व्यवहारिक तरीके से मैं कुछ बिंदु रखना चाहूंगा कि जैसे जैसे कि मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कौन सी गैस कितना एमिशन हो रहा है, कितना गैस एमिशन हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रहता है छोटा सा जो चिमनी वगैरह में उसका लगा रहता है। पहले क्या होता था कि वो इंस्ट्रूमेंट लगा रहता था, वो इनके कंपनी के सर्वर में डेटा को रिफ्लेक्ट करता रहता था और उससे डेटा इन्वायरमेंट बोर्ड लेता रहता था। अब ये क्या कर दिया गया है कि एक उसमें इंस्ट्रूमेंट लगता है, बहुत महंगा भी होता है। एक इंस्ट्रूमेंट कितने का आता होगा राजू जी? 5-6 लाख का। तो एक कंपनी को 5-6 लाख का। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।